नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा कर सकते हैं। तो पीएम मोदी आज शाम को जा सकते हैं दिल्ली के सीआर पार्क। आपको बता दें, सीआर पार्क काली मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल का आज प्रधानमंत्री दौरा कर सकते हैं। तो बंगालियों के लिए प्रसिद्ध है सीआर पार्क दुर्गा पूजा पंडाल और आज इसी पंडाल का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम को दिल्ली के सीआर पार्क जा सकते हैं। सीआर पार्क काली मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज शाम को दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री। इसको लेकर क्या कोई ऑफिशियल जानकारी आई है सामने? पूरा अपडेट क्या है इस खबर पर आपके पास, अखिलेश जी? देखिए, नवरात्र के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा करते हैं। हर वर्ष हर दुर्गा पूजा और नवरात्रि के समय में किसी न किसी एक पंडाल को सरकार की तरफ से चिन्हित किया जाता है और वहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं। तो इस बार प्रधानमंत्री के तरफ से जो दक्षिण दिल्ली का सीआर पार्क इलाका है, वहां के काली मंदिर में जाने के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय के तरफ से ये मैसेज जारी किया गया है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीआर पार्क के काली मंदिर के दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा करेंगे। दुर्गा पूजा पंडाल और सीआर पार्क खासकर बंगालियों के दुर्गा पूजा पंडाल के लिए जाना जाता है। इस इलाके में पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखने वाले बंगालिया बाहुल्य संख्या में यहाँ रहते हैं और ये दुर्गा पूजा का जो पंडाल सीआर पार्क में लगता है, इन्हीं समुदाय के ज्यादातर क्षेत्र के लोगों को लगाया जाता है। तो इस बार प्रधानमंत्री के ऑफिस के द्वारा दुर्गा पूजा पंडाल सीआर पार्क काली मंदिर को चुना गया है। शाम करीब 6 बजे प्रधानमंत्री के यहाँ पर जाने की सूचना बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को सीआर पार्क काली मंदिर जाएंगे। वहां पर जो दुर्गा पूजा पंडाल के जो पुजारी हैं, मंदिर है के जो कारक हैं और वहां पर जो इस नवरात्रि के समय जिन भी लोगों ने दुर्गा पूजा पंडाल का कार्यक्रम संभाल रखा है, उस समिति से भी मुलाकात करेंगे, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीआर पार्क काली मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल में किस विशेष तरह से दुर्गा पूजा की जाती है और नवरात्रि में किस तरह से 9 दिनों तक यहाँ पर कार्यक्रम चलते हैं। तन्वी, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। तो एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हो चुका है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से सीवेज की समस्या खत्म होगी। उद्घाटन कार्यक्रम की बात करें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। इसी के साथ आपको बता दें, एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार हो गया है और इसी से सीवेज की समस्या अब खत्म होगी। तो उद्घाटन कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो उद्घाटन कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार हो गया है और इसी का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी।
और ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सबसे पहले तो ये जो प्लांट है इसके बारे में जरा पूरी जानकारी दर्शकों को बताइए, और जो कार्यक्रम है उसमें और कौन कौन शामिल होगा, पूरा अपडेट दर्शकों तक पहुंचाइए। अखिलेश जी देखिए, दिल्ली में जल प्रदूषण को लेकर जबरदस्त समस्या लंबे समय से चल रही थी। इसी को समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार और दिल्ली सरकार के संयुक्त प्रोजेक्ट के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली के ओखला क्षेत्र में लगाया गया है और ये करीब 40 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसको 1161.18 करोड़ की लागत से भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने संयुक्त रूप से इसको बनाकर तैयार किया है। इसमें 85% बजट है वो भारत सरकार की तरफ से खर्च किया गया है, जो 15% बजट है वो दिल्ली सरकार की तरफ से खर्च किया गया। इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो मॉनिटरिंग होगी दिल्ली सरकार के हाथों में होगी। सबसे बड़ा इसका उद्देश्य सरकार का यह है कि दिल्ली के 40 लाख लोगों को है उनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का फायदा पहुंचे, इसके लिए इसको तैयार किया गया है। करीब 124 गैलें प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यहाँ पर शोधन किया जाएगा और ये कहा जा रहा है इससे प्रदूषण खत्म होगा और जो यमुना का जल है उसको साफ करने में इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की अहम भूमिका रहेगी। और इस लिहाज से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के ओखला में बनकर तैयार हुए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगी। सबसे खास बात है, कहा जा रहा है कि दिल्ली में लंबे समय से मांग चल रही थी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उतनी क्षमता वाला नहीं है जितनी क्षमता का दिल्ली की जरूरत है, इसलिए जल प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था, प्रदूषण का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। इसके लिए यमुना में भी लगातार गंदगी बढ़ती थी। इसको साफ करने के लिए ओखला के अंदर 40 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले इस बड़े प्लांट को एशिया का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट बताया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि इसका फायदा दिल्ली के 40 लाख लोगों तक पहुंचेगा और वायु जल प्रदूषण में जो समस्या है उसका समाधान इस ट्रीटमेंट प्लांट से मिलेगा। तो सबको लंबे समय से इंतजार था और ये सौगात आज दिल्ली को मिल जाएगी। तन्वी, ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं प्रयागराज की। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने बच्चा पासी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। जानलेवा हमले की साजिश मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। बच्चा पासी पर जानलेवा साजिश मामले में एफआईआर हुई थी। और प्रयागराज से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने बच्चा पासी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। अब प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया गया है। सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। आपको बता दें, जानलेवा साजिश मामले में एफआईआर हुई थी और अब हाईकोर्ट ने बच्चा पासी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। और इसी के साथ प्रदेश सरकार से जवाब भी तलब किया है। 2 हफ्ते का समय दिया गया है, 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने बच्चा पासी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। जानलेवा हमले की साजिश मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग में अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। विभाग के कई अनुसचिव और अनुभाग अधिकारियों को या तो नई जिम्मेदारी दी गई है या उन्हें अन्य विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये ट्रांसफर राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और कार्यप्रणाली में गति लाने के उद्देश्य से किए गए हैं। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर विकास विभाग के कई अधिकारी अब नई भूमिकाएं संभालेंगे। संजय कुमार तिवारी अनुसचिव को प्रभारी अनुभाग अधिकारी नगर विकास अनुभाग 7 बनाया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, रविंद्र सिंह अनुसचिव को प्रभारी अनुभाग अधिकारी नगर विकास अनुभाग 6 की जिम्मेदारी दी गई है। गौरव दुबे अनुभाग अधिकारी नगर विकास विभाग से संसदीय कार्य विभाग में स्थानांतरित किए गए हैं। ब्रजेश जायसवाल अनुभाग अधिकारी नगर विकास विभाग से अब खाद्य एवं रसद विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। रविंद्रनाथ अनुसचिव नगर विकास विभाग को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरित किया गया है। स्थानांतरण सूची में कृपाशंकर जायसवाल अनुसचिव नगर विकास विभाग का भी नाम शामिल है। हालांकि उनके तबादले का पूरा विवरण विभाग में भेजा गया है, उपलब्ध नहीं हो पाया है। उनके तबादले के संबंध में आदेश का शेष भाग प्रतीक्षित है। संजय कुमार तिवारी अनुसचिव को प्रभारी अनुभाग अधिकारी नगर विकास अनुभाग 7 बनाया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, रविंद्र सिंह अनुसचिव प्रभारी अनुभाग अधिकारी नगर विकास अनुभाग 6 बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग आज जारी करेगा बिहार की अंतिम वोटर लिस्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार चुनाव के लिए जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त में जारी की थी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। तो जारी लिस्ट में करीब 7 करोड़ मतदाता के नाम शामिल थे। 1 अगस्त को जारी लिस्ट से 65 लाख वोटरों के नाम हटाए गए थे। अंतिम वोटर लिस्ट पर राहुल और तेजस्वी समेत समूचे विपक्ष की नजर है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अब अंतिम वोटर लिस्ट पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत समूचे विपक्ष की नजर है। तो दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग आज जारी करेगा बिहार की अंतिम वोटर लिस्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज चुनाव आयोग बिहार के लिए अंतिम वोटर लिस्ट जारी करने वाला है और बिल्कुल कॉमन सी बात है कि इस लिस्ट के सामने आने के बाद भी हंगामे होंगे, क्योंकि जब पिछली बार जो लिस्ट आई थी उसमें जो वोटरों के नाम हटे हंगामा हुआ। तो अब ये जो लिस्ट आने वाली है अंतिम वोटर लिस्ट, इसमें क्या लग रहा है अखिलेश जी? देखिए, बिहार के लिए आज चुनाव आयोग के तरफ से अंतिम मतदाता सूची को जारी किया जा रहा है। अंतिम मतदाता सूची जो जारी हो रही है उसमें 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के नाम शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही जो 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे, उनको लेकर विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया था। तो अब लेकिन उस सूची को उस समय ड्राफ्ट तैयार किया गया था, तो और आपत्तियां भी मांगी गई थी। तो विपक्ष की तरफ से इस वोटर लिस्ट पर तमाम तरह की आपत्तियां दर्ज की गई थी। उन आपत्तियों को क्या चुनाव आयोग ने समाधान किया है? जिनके वोट कट गए थे वो लोग जिंदा थे, वो लोग मौजूद थे, उनके पास आधार कार्ड समेत तमाम दस्तावेज मौजूद थे। क्या उन समस्याओं का समाधान चुनाव आयोग ने किया जो ड्राफ्ट में नहीं किया था? इन तमाम चीजों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को मैंडेटरी किया था। इन तमाम चीजों के साथ साथ सारी आपत्तियों को विपक्ष और मतदाताओं के द्वारा चुनाव आयोग के सामने दर्ज कराई गई थी। क्या उनका समाधान होने के बाद आज चुनाव आयोग जो अंतिम मतदाता सूची बिहार के लिए जारी करने जा रहा है, जिसमें करीब 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के नाम होने की संभावना जताई जा रही है। क्या इस मतदाता सूची में जो आज अंतिम मतदाता सूची बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी होगी उसमें कोई खामियां मिलती हैं?
किन मतदाताओं के नाम कटे हुए थे, क्या वो शामिल हो गए हैं, क्या वो ऐसे मतदाता हैं जो पहले नाम थे, क्या अब उनके नाम हटे हैं, या जिनके नाम जुड़ने थे क्या वो नाम जुड़ गए हैं। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची जब आज जारी होगी, इन्हीं सवालों के साथ मतदाता और विपक्षी दल और तमाम नेता और पार्टियां उस पर नजर डालेंगी। इन खामियों के साथ अगर इस मतदाता सूची में कमी नजर आती है तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर विपक्ष हंगामा कर सकता है, मामला कानूनी लड़ाई तक पहुंच सकता है और चुनाव आयोग क्या करता है इसको लेकर भी देखना होगा। बिल्कुल ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज जारी होने वाली अंतिम वोटर लिस्ट पर राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष के नेताओं की नजर है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र के दयाल एनक्लेव में सनसनीखेज वारदात हुई, जहां गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। घायल युवक को उसके साथी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल पहुंचते ही सभी साथी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल खुद अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस सब फरार साथियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस को एक मेमो जो हॉस्पिटल से प्राप्त हुआ था, उसमें यह बताया गया कि एक युवक जिसकी उम्र 18 साल है, सुमित चौधरी, जो कनखल क्षेत्र का रहने वाला है, उसको उसी के साथ ही कुछ लोग यहाँ आके एडमिट करा के गए हैं। ये जो लड़का है वो यहाँ पर ब्रॉड डेड पाया गया है। अभी क्योंकि जो इनके साथी थे वो यहाँ से इसको एडमिट करके फ़रार हो चुके हैं, अभी यहाँ पर नहीं थे। पुलिस उन्हीं की अभी तलाश कर रही है। उनसे पूछताछ के बाद ही आगे की स्थितियाँ और क्लियर हो पाएंगी। इस बीच हम लोगों ने इनके परिजनों से संपर्क किया है और उनसे भी जो प्रारंभिक जानकारी है वो ली जा रही है। जो भी इसमें विवेचना में, जो भी इसमें पूछताछ में निकलेगा, उसी के अनुरूप आगे अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। लखीमपुर में एआरटीओ शांति भूषण पांडे ने सड़क पर अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया। सीज किए गए वाहनों में बस, ई रिक्शा और ऑटो सहित अन्य गाड़ियां शामिल हैं। इन सभी वाहनों में फिटनेस प्रमाण पत्र की कमी पाई गई है। एआरटीओ शांति भूषण पांडे ने जोर देकर कहा कि सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा के लिए फिटनेस जाँच और आवश्यक दस्तावेज पूरा होना अनिवार्य है। विभाग ने बताया कि लगातार चेतावनी के बावजूद वाहन मालिकों द्वारा लगातार बढ़ती जा रही थी लापरवाही, जिसके बाद ये सख्त कदम उठाया गया है। पिछले एक महीने में 121 वाहनों पर कार्रवाई की गई थी तथा लगभग 20 लाख का प्रशमन शुल्क भी वसूला गया। शांति भूषण पांडे ने बताया कि इस तरह अवैध रूप से वाहनों को सड़कों पर चलने नहीं दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी में अवैध रूप से सड़कों पे जो वाहन दौड़ रहे थे, उस पे एआरटीओ प्रशासन शांति भूषण पांडे ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अभी हाल में ही अभियान चलाकर आज 7 वाहनों को सीज किया है। इससे पहले क्या कार्रवाई की गई, किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं आप? देखिए, रोड पे जो भी वाहन चलते हैं उनका हम लोग जांच करते हैं। उसका फिटनेस होना चाहिए, परमिट होना चाहिए, बीमा होना चाहिए। इस तरह के जिसमें वाहन में जिसमें नहीं पाए जाते हैं उनकी कार्रवाई की जाती है। 1 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक अभी तक 121 वाहन विभिन्न थानों में निरुद्ध किए गए हैं। एआरटीओ ऑफिस में और जो भी थाने आसपास पड़ते हैं वहाँ निरुद्ध किए गए हैं और उनसे लगभग 30 लाख का प्रशमन शुल्क वसूला गया है। लगातार हम लोग प्रयास करते हैं बिना फिटनेस कोई गाड़ी रोड पे ना चले, या जिसका परमिट नहीं, वैध परमिट नहीं, गाड़ी ना चले। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वही गाड़ियाँ चलें जिनके मानक पूरे हैं। सर, अभी हाल में कल बहुत बड़ा हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं बता रहे हैं गाड़ी का फिटनेस नहीं था, बीमा नहीं था। इस तरह के वाहन सड़क पे निकल रहे हैं, इस पर भी कार्रवाई? देखिए, कल जो वाहन एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी लखनऊ में दर्ज है। वहाँ के आरटीओ से बात की गई थी। उसका फिटनेस 2023 से एक्सपायर था। उसके 2 चालान भी हैं, लखनऊ के भी 2 चालान हैं। और ये गाड़ी प्राइवेट वाहन के रूप में दर्ज थी। 2 तरह के वाहन होते हैं, एक प्राइवेट, एक कमर्शियल। जो कमर्शियल होता है उसका फिटनेस पहले 8 साल तक 2-2 साल के लिए लेना होता है। उसके बाद 1-1 साल का उसका रिन्यूअल होता है। फिर जो प्राइवेट गाड़ी होती है, प्राइवेट वैन थी, तो इसका 1 साल का फिटनेस होता है। तो
चूंकि इसका लेकिन रजिस्ट्रेशन जो होता है 15 साल वाले का होता है, लेकिन 1 साल नियम है कि 1 साल बाद उसका फिटनेस कराना आवश्यक होता है। उसका फिटनेस नहीं था। ऐसी गाड़ियां काफ़ी हम लोगों ने बैन जो लखनऊ से आती हैं, काफ़ी कार्रवाई की गई है। हम लोग लगातार सक्रिय रहते हैं, रोड पे जो भी गाड़ी दिखती है बिना फिटनेस की उसका चालान या बंद कार्रवाई करते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ एआरटीओ प्रशासन शांत भूषण पांडे जी का कहना है कि अगर लखीमपुर सड़कों पे किसी भी तरह का अगर अवैध वाहन चल रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। लखीमपुर खीरी से के न्यूज इंडिया के लिए अक्षय श्रीवास्तव। और अब खबर सीतापुर से है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उप डाकघर में अचानक आग लगी है। तो सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्थानीय दुकानदारों ने पुलिस को आग की सूचना दी। तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। दुकानों पर रखे फायर सिलेंडर से आग बुझाई। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, दुकानों पर रखे फायर सिलेंडर से आग बुझाई गई। टेबल फैन में शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी। तो आग लगने का कारण भी सामने आ गया है। ऑफिस में रखे सभी प्रपत्र सामान सुरक्षित हैं। तो सिधौली कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उप डाकघर में अचानक आग लगी है। स्थानीय दुकानदारों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकानों पर रखे फायर सिलेंडर से आग बुझाई गई है और फिलहाल ऑफिस में रखे सभी जरूरी दस्तावेज और सामान सुरक्षित हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।